दोस्तों नमस्कार। 5 राज्यों में इस नवंबर महीने में चुनाव होने वाले हैं। आज हम उसी पर कुछ बात करना चाहते हैं। इन जो 5 राज्यों में चुनाव है उसमें खासकर 3 हिंदी भाषी के राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 में 2 में कांग्रेस की सरकार है और एक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। हालांकि पिछले चुनाव में इन तीनों राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनी थी, जनमत कांग्रेस को मिला था, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की फूट के कारण कांग्रेस की सरकार वहाँ अल्पमत में आ गई थी और शिवराज सिंह चौहान पुनः चौथी बार मुख्यमंत्री बने। इस तरह से बीच के मात्र 1.5 साल को छोड़ दिया जाए तो 18 साल से वहाँ शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। और राजस्थान में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, फिर से बीजेपी, फिर से कांग्रेस, यही क्रम चला है। और छत्तीसगढ़ में पहले बीजेपी थी, उसके बाद कांग्रेस के भूपेश सरकार बनी है। तो जैसे रुझान आ रहे हैं, कुछ ओपिनियन पोल भी आए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल की वापसी लगभग तय है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस फंसती नज़र आ रही है पुनः, और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर। जैसा कि ईटीजी रिसर्च और टाइम्स नाउ ने मिलकर के एक ओपिनियन पोल लोगों के बीच किया है। इसमें जो सैंपल है, हालांकि बहुत बड़ा सैंपल साइज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी सैंपल है उसमें 30% टेलीफोनिक है और 60% डोर टू डोर डेटा कलेक्ट किया गया है। लोगों से बात करने के बाद ये आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 107 से 115 सीटें दिखाई गई हैं और उनको लगभग 41% वोट आता हुआ दिखाया गया है। और कांग्रेस को 112 से 122 तक की सीटें संभावित हैं और उनका वोट परसेंटेज लगभग 45 है, जो कि बीजेपी से लगभग 4% ज़्यादा है। और थोड़ी सी उपस्थिति अन्य की भी है, उनके खाते में 11% वोट जाता हुआ नज़र आ रहा है और 1 से 3 सीट अदर को जा सकता है। इसी तरह से आंकड़े राजस्थान के भी आए हैं। राजस्थान में बीजेपी आगे नज़र आ रही है, 114 से 124 सीट, 44% वोट लेकर के भाजपा लाती नज़र आ रही है और कांग्रेस के खाते में 68 से 78 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है और अन्य के खाते में 6 से 10 सीट। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफ़ी आगे नज़र आ रही है, 27 से 35 सीट, 39% वोट ला करके बीजेपी के खाते में जाता हुआ नज़र आ रहा है, दिखाया गया है। और कांग्रेस को 51 से 59 सीट, 41% लगभग वोट शेयर इनको प्राप्त होता हुआ दिखाया गया है। और अन्य के खाते में 2 से 6 सीट, हालांकि वोट परसेंटेज कुछ ज़्यादा ही तीसरे खेमे को दिखाया गया है, 18% वोट, जो कि शायद पता नहीं
अन्य में कौन हो सकते हैं? एक अजित जोगी के पुत्र, जो कि तीसरी ताकत बनना चाहते हैं वहाँ, लेकिन इतना प्रभावी नहीं हो पाएंगे शायद। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होना है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होने हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 7 और 17 को नवंबर को, और काउंटिंग सबका एक साथ होगा 3 दिसंबर को। तो बीजेपी के लिए चूँकि 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव भी होना है 2024 में, बीजेपी उसको भी ध्यान में रख कर के चुनाव लड़ रही है। और इन तीनों राज्यों में कांग्रेस के तीनों जगह मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तय हैं, लेकिन बीजेपी ने कहीं भी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। हर जगह केवल मोदी जी के चेहरे को आगे रख करके चुनाव लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कांटे की टक्कर वहाँ है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान, चूँकि शिवराज सिंह चौहान लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने, और कांग्रेस के पास कहने को एक बात और है चुनाव में कि पिछला बार जनमत तो जनता ने मुझे दिया था, लेकिन लोगों ने धोखा किया, खरीद फरोख्त किया विधायकों का, और अल्पमत में हमारी सरकार आ गई, हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। दोबारा से मौका मांगेंगे जनता से कांग्रेसी लोग। और एक माधवराव सिंधिया की बेटी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि एक इलाके में उनकी काफ़ी मजबूत लोगों के बीच पहुंच है, उस राजघराने की अपनी एक पहचान है, जो कि पहले कांग्रेस के साथ थे, लेकिन पिछले चुनाव के बाद चूँकि कमलनाथ से उनकी बनी नहीं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे शायद, इसलिए अनबन के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और अपने भारी समर्थकों के साथ बीजेपी में आए थे, जिसके बाद चौहान दोबारा से मुख्यमंत्री बन पाए थे। तो सिंधिया का बीजेपी में जाना उनकी मजबूती के बजाय हो सकता है कि उनके लिए कमज़ोरी बन जाए, क्योंकि कांग्रेस को इसका हो सकता है लाभ मिल जाए, कमज़ोर ना होकर के कांग्रेस और मजबूत हो जाए। चूँकि पहले सिंधिया जब कांग्रेस में थे, तो सिंधिया और कमलनाथ के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता थी, और एक दिग्विजय सिंह थे जिन्होंने जिनके राजनीति से साइड हो जाने के कारण कमलनाथ अकेले वहाँ, जैसे जंगल में शेर होता है, अकेले जंगल में शेर हो गए। उनको चुनौती देने वाला कांग्रेस में कोई नहीं बचा, सिंधिया भी चले गए। तो इसका लाभ इस रूप में मुझे लगता है कि पहले सिंधिया का भी कुछ दबाव होता था कि हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए, हमारे जो चहेते चेहरे हैं उनको टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन इस बार कमलनाथ एकदम स्वतंत्र रूप से, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात हो या इलेक्शन प्लानिंग की बात हो, उन्होंने डील किया है। ये एक फ़ायदा कांग्रेस को हुआ, और सिंधिया के बीजेपी में जाने से सिंधिया को जो उम्मीद थी वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई। वहाँ जाने के बाद भी आज भी वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, तो इनके समर्थकों में निराशा ज़रूर हुई होगी, और बहुत उनके समर्थक जो कि कांग्रेस छोड़ कर के उनके साथ बीजेपी ज्वाइन किया था, उन्होंने पुनः से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं। तो एक लाभ कांग्रेस को हुआ सिंधिया के बीजेपी में जाने से, मुझे जो लगता है। और राजस्थान की जो बात है, तो गहलोत की सरकार ने पिछले 1.5 सालों में कुछ वेलफेयर के जो स्कीम लाए हैं वो लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए। नहीं तो
कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर स्थिति में थी राजस्थान में, लेकिन इन स्कीमों के आने से उसकी स्थिति कांग्रेस लड़ाई में नज़र आई। नहीं तो कांग्रेस लड़ाई में भी नहीं थी। हालांकि अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कांग्रेस की राजस्थान में, लेकिन उनकी योजनाओं ने, और गहलोत बहुत ही अच्छे रणनीतिकार हैं। कांग्रेस में गहलोत की स्थिति जो है वो बहुत ही मजबूत है वहाँ। और हालांकि सरकार बने या ना बने कांग्रेस की राजस्थान में, लेकिन बीजेपी को टक्कर ज़रूर दे रही है कांग्रेस सरकार बचाने के लिए। और छत्तीसगढ़ में तो एक तरफा चुनाव नज़र आ रहा है। भूपेश बघेल के लिए कोई मुश्किल नहीं लग रहा है सत्ता बचा पाना। और भूपेश बघेल ऐसे चेहरा कांग्रेस में हैं जो कि अपने बूते दोबारा से सत्ता में आने जा रहे हैं, लगभग तय है। हालांकि अंतिम निर्णय तो 3 दिसंबर को ही हो पाएगा। जनता ने किसको स्वीकार किया है, किसको अस्वीकार किया है, या देखना होगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है। धन्यवाद।